Assalamu alaikum. My name is Tayyaba Rahman and I am OT student. Today I will share you my slide. Slide titled Bipolar Disorder and Occupational Therapy Perspective presented by Tayyaba Rahman JSMU. So बेसिकली हमारा जो है बाइपोलर डिसऑर्डर वो होता है जिसमें बंदा जो है उसके मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, यानी अलग हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर है, इज अ chronic mood disorder characterized by extreme mood change including episode of mania, hypomania and depression affect daily functioning, rules and quality of life। ये हमारे पास क्या करता है, इसमें जो एक पेशेंट है उसका जो है मूड जो है वो मतलब डेली रूटीन के लिहाज से चेंज होता रहता है। तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, मेनिया और हमारे पास आ जाती है हाइपोमेनिया। ठीक है, तो अब हम अगली स्लाइड के बात पढ़ेंगे। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ अ क्रॉनिक मूड कैरेक्टर जो क्या करता है, जो हमारे मूड के ऊपर क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम मेनिया की बात करते तो मेनिया में जो होता है पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, और उसको नींद की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी फील कर रहा होता है और जो है मतलब एक्सट्रीम लेवल उसका होता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अब मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है और चलो हम लोग ये ट्रिप पर चलते हैं, यानी ना सोचे समझे वो काम करना। ठीक है, हाइपोमेनिया में क्या होता है कि उसकी चीज़ जो है कंट्रोल में होती है, यानी हाइमेनिया का जो पेशेंट होता है ना उसमें हॉस्पिटल की भी ज़रूरत हो सकती है, उसमें साइकोपैथ की भी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वो सोचे समझे जो है वो काम वो कर लेता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो सुसाइड भी अटैम्प्ट करता है, यानी उसका दिमाग काम मतलब नहीं कर रहा होता प्रॉपर तरीके से, या तो वो भाग जाता है घर से या तो सुसाइड अटैम्प्ट करता है, वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है जिसकी मैं बहुत बड़ा हूँ। ठीक है, और हाइपोमेनिया में क्या होता है कि वो चीज़ उसमें होती है बट क्या होती है, कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को सोचूंगी, लेकिन मैं मतलब उस रास्ते पर नहीं आऊँगी जो चीज़ मुझे नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, तो हमारा बाइपोलर में हमारे पास आता है मैनिक और हाइपोमेनिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास आती है टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का क्या है कि ये वन मैनिक एपिसोड होता है। बाइपोलर टू डिसऑर्डर होते हैं जिसमें हमारे पास हाइपोमेनिक एपिसोड प्लस डिप्रेशन साइकोथैल्मिक होती है, और डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, जो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता है, यानी उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता और वो खुद को बेकार समझने लगता है। वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, जाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, एथोलॉजी, कंटेंट, जेनेटिक फैक्टर, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, साइको सोशल स्ट्रेस, एनवायरनमेंट ट्रिगर, स्लीप डिस्टर्ब एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। फैमिली में भी ये आ जाता है कि अगर हमारी फैमिली में हमारे किसी बड़े को डिज़ॉर्डर है सोचने का, या वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं या टेंशन ले लें, तो वो चीज़ भी हम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जेनेटिक्स में हो जाती है। दूसरा क्या आता है हमारे पास, स्ट्रेसर बहुत अच्छा, एक चीज़ मैं समझा दूँ, जो स्ट्रेसर होता है ना वो स्ट्रेस अलग होता है और स्ट्रेसर अलग होता है। स्ट्रेसर क्या होता है, जो स्ट्रेस हम पर डाला जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स अक्सर हम पर स्ट्रेस डालते हैं कि अच्छा मार्क्स नहीं आए तो अक्सर लड़कियों को ये होता है शादी करवा देंगे तुम्हारी, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। बच्चों पर भी माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं कि अच्छे नंबर लेकर आना। स्कूल में भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं कि आप स्कूल जल्दी पहुंचना, ये तो मतलब एक इंसान के ऊपर ना वो स्ट्रेस डाला जा रहा है। ठीक है, साइको सोशल में भी यही होता है कि अगर हम बाहर काम करते हैं तो अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें डीमोटिवेट करती है, उसका भी सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा स्लीप, हमें प्रॉपर नींद नहीं आती। डिप्रेशन के पेशेंट को जो है वो नींद मतलब प्रॉपर नहीं आ रही होती, ना उसको भूख भी ज़्यादा नहीं लग रही होती। ठीक है, और उसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा
मतलब चेंज हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें, ठीक है। अभी जैसे मैंने बात की थी कि क्लिनिकल फीचर ऑफ मैनिक एपिसोड, अच्छा क्या है ये, एलिवेटेड ऑफ इरिटेबल मूड है, इंक्रीज एनर्जी एंड एक्टिव। अच्छा, इसमें मैनिक में क्या होता है, मैनिक में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैनिक में जो है, जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा होता है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा होता है कि वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ बैठते हैं और अगर आप उसको एक बात करते हैं कि यार मुझे ना यहाँ पर काम करवाना था, यहाँ पर काम नहीं हुआ, यहाँ पर मेरा काम हो गया या नहीं हो, तो वो सामने वाला आपको क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे तो बहुत सारे ताल्लुकात है, ये सारे जो काम कर रहे हो मेरी वजह से कर रहे, मैंने सबको ये करके दिया है, यानी मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आदमी हूँ। यानी अगर हम सोसाइटी के तौर पर देखें तो अक्सर लोग उसको बोलते हैं कि पता नहीं क्या है, बार बार फेंकता रहता है। तो अगर आप कभी भी ऐसे लोगों से मिलें जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, यानी खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझे, तो आप उसको जो है वो ना समझे कि बस ये तो हर वक्त क्या है बस फेंकता रहता है, तो वो फेंकता रहता नहीं होता, उसको असल में ये वाला डिज़ॉर्डर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, उसको नींद बहुत ज़्यादा कम आती है, यानी ग्रैंडियोसिटी का मतलब ये क्या है कि उसको भूख भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, और नींद तो उसको बिल्कुल भी नहीं आती। वो कहता है कि मुझे नींद की ज़रूरत ही नहीं है, मैं नहीं सो सकता, मुझे ये काम करना है, ठीक है। और क्या करता है वो, दूसरों को लाइक जज भी करता है, उसको इम्प्रेसिव बिहेवियर भी होता है। खुदा ना खास्ता वो क्या करेगा, या तो वो सुसाइड की तरफ भी जा सकता है, या तो वो पैसा खर्च करेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होगी। और क्या करेगा वो, बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राइविंग तेज़ करेगा, वो ख़ुद को लाइक बोलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और मतलब हर वक्त बहुत ज़्यादा खुश होगा। उसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये जो है इसका मूड ऑफ है या ये है या वो है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं साइकाइट्री वार्ड में गई थी, तो हमारे प्रोफेसर ने हमें कहा था कि आप वहाँ पर जाइए, आप पेशेंट को मतलब उससे हिस्ट्री। जब मैंने पेशेंट को देखा, मैंने कहा सर ये तो कभी बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा है लेकिन ये रो भी रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि या ये सच में मैनिक का पेशेंट है या जो है ये डिप्रेसिव का पेशेंट है। तो सर ने मुझे बताया कि वो पहले खुश था, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैं एक पेशेंट से मिलने गई, उसने कहा मैं गुल अहमद के मैं कपड़े लूँगी, मुझे जॉब करनी है, और जो है मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे अपने लिए बंगला लेना है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। फिर जब मैंने इससे पूछा कि आपकी ये कंडीशन क्यों ऐसी, क्या आप लोगों को मारती हैं, तो इसने कहा हाँ एक दफ़ा मैंने एक पड़ोसन को मारा था, मैं बर्तन फेंक देती हूँ। और फिर जब मैंने उससे कोई इमोशनल सवाल की तो वो रोने लग गई थी कि मैं मुझे ये होता है, मैं ये, क्योंकि ये सब कुछ मुझ में था, क्योंकि मैं उस पेशेंट से किस तरीके से सवाल कर रही थी। पहले वो बहुत ज़्यादा खुश थी, जब मैंने उसको इमोशनली पूछा कि आपको भूख लगती है, आपको कभी कोई चीज़ करने का दिल करता है, आप ऐसा क्यों है, आपकी वजह क्या है ऐसा होने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं उससे पूछ चुकी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आप लोगों को समझाई कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि असल में सारी चीज़ें हैं क्या। क्लिनिकल फीचर डिप्रेसिव एपिसोड में क्या है कि पेशेंट जो रहता है ना, वो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो होती है और उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। उसको भूख भी बहुत ज़्यादा कम लगती है, ठीक है। और क्या होती है, उसकी कंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी वो सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे लाइक मर जाना चाहिए। लाइक वो किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं वार्ड में गई थी, एक पेशेंट थी, उन वो डिप्रेसिव की पेशेंट थी, उनका हाथ जल गया था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका हाथ कैसे जला, क्यों हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा हाथ जल गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको सदमे के तौर पर ले लिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ जल गया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा मुंह जल गया है। तो उसने मुझे बताया कि मुझ पर कोई मेडिसिन असर नहीं करती, मेरा मरने को दिल करता है, मैं किसी काम की नहीं, मुझे अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं होता, ठीक है। तो डिप्रेसिव में पेशेंट जो होता है वो ऐसा होता है। अच्छा, इसकी बहुत सारी कॉमन चीज़ें ये होती हैं कि अगर नॉर्मली हमें अगर डिप्रेशन होगा तो हमें एग्ज़ाम्स का होगा, यानी थोड़ा बहुत हमें होगा, लेकिन वो वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके 6 महीने गुजर जाते हैं, 1 साल गुजर जाता है,
तो उनके साथ जो है ये सारी चीज़ें हो रही होती जो उनकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करती है और माइंड पर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उनमें थिंकिंग नहीं होती, वो सोचे समझे जो है वो कुछ भी कर लेते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती है। अच्छा, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ओटी की हो और हम ओटी वाले इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम उनको इन पेशेंट को कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं, ठीक है, प्री वर्क देते हैं, अगर अगर कोई जो है सॉरी पुअर वर्क देते हैं, स्कूल परफॉर्मेंस होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग रूटीन्स एंड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये सारी चीज़ें देख रही हैं। अच्छा, फाइनेंशियल एंड इलीगल प्रॉब्लम ड्यूरिंग मेनिया, ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं कि इसके साथ ये हुआ, हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम जो है उनको एक्टिविटीज़ सजेस्ट करते हैं। तो पास रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रमोट फंक्शनल इंडिपेंडेंस, यानी हम उसको इंडिपेंडेंट करते हैं कि वो अपनी एबिलिटी पर सब कुछ कर सके, हम उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, हम इस्टेब्लिश करते हैं उनके हेल्थी रूटीन को, ठीक है, और उनकी कोपिंग स्किल को सपोर्ट कम्युनिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं इनमें। तो हम इनको बहुत सारी अलग डिफरेंट डिफरेंट सी एक्टिविटीज़ दे रहे होते हैं जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो, और हम देख रहे होते हैं कि इनमें देखें, एक चीज़ याद रखें, एवरी इंडिविजुअल का अलग अलग लाइक उनके अंदर एबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल मेरी एबिलिटी है कि मैं अम, अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकूँ, लेकिन अगर आप किसी से पेशेंट को देखो और आपको लगे कि इसमें कोई एबिलिटी नहीं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। कोई ना कोई एबिलिटी उसमें होगी कि वो हमसे भी ज़्यादा लाइक उस काम को अच्छे से कर सके। तो हम ओटी में डिस्कस कर रहे होते और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते, ठीक है। असेसमेंट में हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल आती है तो उसमें हम मूड और बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि इसका मूड कैसा है, इसका बिहेवियर हमारे पास कैसे। फॉर एग्जांपल जब मैं साइकेट्री वार्ड गई थी तो बहुत सारे पेशेंट थे जिनका बिहेवियर मुझे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये एबनॉर्मल है, वाकई में वो एबनॉर्मल थे, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है उसमें बहुत ज़्यादा लाइक चेंजिंग थी। अगर आप कभी भी अगर आपको कहीं साइकेट्री वार्ड में जाना हो, लेकिन हमारी सोसाइटी अगर किसी भी पागल को देख ले तो उसको पागल करार देती है, तो ये चीज़ गलत है। आपको किसी को पागल नहीं करार देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से पागल नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारी वजहें होंगी जिसकी वजह से उसकी ये हालत जो है ख़राब हुई है, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी मेंटल को तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं एबनॉर्मल को देखती हूँ तो उसका क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है जो मतलब कोई नॉर्मल इंसान हम से एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम सारी ये सारी चीज़ें जो है हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, हम उसको साइको सोशल असेसमेंट भी देते हैं कि उनको कौन सी चीज़ में क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहते हैं। क्या अगर हम उनको छोटे छोटे टास्क देते हैं, अगर वो इस टास्क में कंप्लीट हो जाते हैं परफॉर्मेंस, तो उनमें क्या होता है, उनकी हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। अच्छा, इसमें हमारे पास आ रहे हैं फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। देखिए, फैमिली और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी फैमिली में कोई स्ट्रेस में होता है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, या कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी इसमें चीज़ में जा रहा है, तो हमें ज़रूर ये सारी चीज़ें एज अ फैमिली मेम्बर्स ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि ये वजह क्या क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। बाज़ दफ़ा अक्सर चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा वो लोग स्ट्रेस ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हमें मिस मारेगी, अगर मैं फ़ेल हो गया तो या हमें मम्मा मारेगी तो हमें अपने पापा मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी फैमिलीज़ में हो रही होती हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें लगे कि अगर हमारा बच्चा या अगर हमारा कोई बड़ा ऐसी सारी चीज़ें उसको फ़ील हो रही, तो हमें पहले तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें सपोर्ट ग्रुप देना चाहिए, ठीक है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए, कम्युनिटी बेस हमें क्या करना चाहिए, प्रोग्राम करने चाहिए, ताकि जो है हम उसकी जो भी इसकी मेंटल हेल्थ है हम उसको एज ए फैमिली मेम्बर ना कि उसको इस चीज़ की तरफ डीमोटिवेट करें, हमें क्या करना है, उसको समझाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन में लास्ट स्लाइड है 12, तो ये आ जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उसका बहुत बड़ा रोल है
कि हम डेली एक्टिविटीज़ पर हम परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी डालते हैं कि जिसकी बदौलत क्या कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आई होप सो कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने टॉपिक आप लोगों को समझाया या एक्सप्लेन किया, ज़रूर आप उसको अपनी फैमिली में देखिए और बजाय टेंशन ना लेने के बजाय ख़ुद के ऊपर भी अप्लाई करिए। ठीक है, तो दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ एंजाइटी डिज़ॉर्डर को एक्सप्लेन करूँगी कि वो है क्या और क्यों होती है, उसकी वजह क्या है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके।